नमस्कार आप सभी को। आइए आज के लेक्चर में हम लोग बातचीत करते हैं पश्चिमी विचारकों में, खास करके जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स हुए। इंग्लिश में आप लोगों ने देखा ही, हिंदी में उसको हम चाहते हैं कि बहुत ही आसान भाषा में आपके समक्ष इसको रखें और बहुत ही क्लियर कट अगर एक आइडिया आप वेस्टर्न थिंकर पे, पश्चिमी विचारकों पे रखते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन हमेशा डायरेक्ट पूछे जाते हैं, चाहे उनकी कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ हो कि क्या थॉट या थ्योरी उन्होंने दिया, उनकी बुक्स कौन कौन सी रही हैं फेमस, और कुछ पंक्तियां, कुछ स्टेटमेंट ऐसे रहे हैं जिन स्टेटमेंट को लेकर के अक्सर सवाल बनाया जाता रहा है। अक्सर आप जानते हैं कि जो फिलॉसफी है, जो एक थॉट प्रोसेस है, चाहे वह पॉलिटिकल, सोशल या अन्य किसी भी मामले में उभर करके जो सामने आया है, उसका आधार शुरुआती दौर में क्लेरिफाई नहीं होता। एक विचार होता है जो मन में आता है और फिर उसकी विचारधाराओं की अपनी अपनी ब्रांचेज बनती हैं और उन्हीं ब्रांचेस से फिर निकल के आता है हमारा यह विषय राजनीतिक दर्शन, खास करके पॉलिटिकल थॉट। और थॉट में हम किन किन चीजों पर ध्यान दे सकते हैं और देना चाहिए एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, तो आप इसको समझ सकते हैं। दर्शन, या यूं कहें कि विचार, या यूं कहें चिंतन, एक ऐसा थॉट प्रोसेस जिसमें कोई भी विचारक, कोई भी स्कॉलर, कोई भी विद्वान अपने माइंड में उन चीजों के बारे में जो समाज से जुड़ी हुई हो, जो समाज के संचालन में, व्यवस्था निर्माण में और खास करके मनुष्य को मनुष्यता की पहचान दिलाने में कितना योगदानकारी हो सकता है, उन पर विचार करना। तो जब हम दर्शन की बात करते हैं, तो जब हम फिलॉसफी सब्जेक्ट में देखते हैं तो वहां पर तो आता है दृश्यते इति दर्शनम, अर्थात आपकी दृष्टि किस तरह की है, आपकी सोच किस तरह की है, आपके अंतर मन में किस तरह के विचार गहनता के साथ चिंतनशील मुद्रा में निकल करके सामने आता है और फिर वो कितना ज्यादा समाज, देश, दुनिया के लिए उपयोगी साबित होता है, उसको दर्शन के अंतर्गत हम समझते हैं। जब भारतीय दर्शन में आते हैं, बौद्ध दर्शन को देखते हैं, जैन दर्शन को देखते हैं, या जो षड दर्शन हमारा रहा प्राचीन काल के, उसमें उन लोगों ने अपने विचार को उस तरह से प्रकृति के, मानव जीवन के संबंधों के, अगर दूसरी दुनिया की बात हो रही तो पारलौकिक दुनिया का इहलौकिक दुनिया से क्या संबंध है, मनुष्य का अंतिम उद्देश्य क्या है, क्या होना चाहिए, इन सब पे विचार किया है। वहीं से निकल करके आता है एक राजनीतिक दर्शन, जहां पे हम कहीं ना कहीं एक विषय की तरफ सिमटते हुए नजर आते हैं। और राजनीतिक दर्शन या राजनीतिक जो चिंतन है, पॉलिटिकल थॉट जिसको बोलते हैं, यह इस बात की खोज करता है कि एक राजनीतिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, एक राज्य के निर्माण में किन किन तत्वों का योगदान होना चाहिए, एक राजा का जीवन शैली, राजा की दिनचर्या, राजा का कार्य किस प्रकार का होना चाहिए, और राज्य संचालन में राजा के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण ऐसे तत्व हैं, योजनाएं हैं, कौन कौन से प्रमुख अंग हैं जिसको संभाल करके, जिसको व्यवस्थित करके एक बड़े साम्राज्य का निर्माण किया जा सकता है। इन सब प्रक्रियाओं को एक व्यवस्थित तरीके में लाने का ही प्रयास राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत किया जाता है। राजनीतिक दर्शन दरअसल किसी भी काल, समय, परिस्थितियों को आधार बना करके एक ऐसी व्यवस्था का चयन किया जाता है जिस व्यवस्था के अंतर्गत वहां के लोगों का जीवन और जो व्यवस्थाएं हैं वो सही तरीके से सुचारू रूप से संचालित हो सके और एक राष्ट्र की भावना, एक राष्ट्र का निर्माण करने में वह व्यवस्था पूरी तरह से सक्षम हो, उसकी तलाश करना ही राजनीतिक दर्शन का एक सबसे प्रमुख उद्देश्यों में शामिल होता है। अब उसके लिए जो पश्चिमी विचारक हुए, पश्चिमी विचारकों का एक मूल और खुला, एक सिस्टमेटिक कहा जाए, एक थॉट प्रोसेस रहा, एक चिंतन प्रक्रिया रही है, जिस प्रक्रिया में
कुछ महत्वपूर्ण तत्व शामिल हैं जो हमारे इम्तिहान के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि देखें, हमने इसमें बात जब करेंगे, टॉपिक पढ़ेंगे, तो एक शब्द आ गया राज्य। आपको इसके बारे में जानना है कि स्टेट क्या होता है, स्टेट कैसा होना चाहिए, स्टेट के क्या दायित्व हैं, स्टेट का निर्माण प्रोसेस क्या है, ये सब चीजों पर हम विचार करेंगे। फिर दूसरे नंबर पे आ जाते हैं राज्य के संचालक के रूप में राजा की भूमिका, राजा की उत्पत्ति, राजा कौन हुआ, कौन हो सकता है, एक राजा के क्या क्या गुण होने चाहिए, और राजा के अंतर्गत जिन सोच का विकास होना चाहिए, जिन रणनीतिक स्ट्रेटेजिक प्लान की योजनाओं की उसमें गुणवत्ता होनी चाहिए, वो कौन कौन से क्या है, इन सब पे हम लोग बातचीत करते हैं। और सवाल यहाँ से रहता है कि अगर आपको प्लेटो के नजर में राजा क्या है, किंग कैसा होना चाहिए, अरिस्टोटल के नजर में, अरस्तु के नजर में किंग कैसा होना चाहिए, राजा के क्या क्या गुण होने चाहिए, फिर हम जब रेनेसांस पीरियड में शुरुआत करते हैं मैकियावेली के दौर में, तो वहां पर देखते हैं द प्रिंस में क्या कहते हैं राजा कैसा होना चाहिए। फिर आगे बढ़ते जाते हैं हॉब्स, लॉक, जॉन, जितने भी रूसो, और पहुंचते हैं फिर आधुनिक में सभी विद्वानों की अपनी एक योजना देखते हैं, राज्य और राजा। राजनीतिक दर्शन के मूल में ये दो तत्व आप हमेशा ध्यान रखें। इसके बाद आ जाता है प्रशासनिक व्यवस्था। इसे भी ध्यान रखना है कि प्रशासनिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। फिर आपको क्या क्या चीजें पढ़नी चाहिए। उसके बाद आ जाता है महत्वपूर्ण रचनाएं, जिन ग्रंथों को आधार बना करके राज्य संचालन में एक महती भूमिका निभाई गई, बाद के समय में उससे सीख ली गई और कई सारी सिद्धांत उसमें बताए गए, और उन सिद्धांतों को आधार बना करके हम एक तरह से इस राजनीतिक चिंतन के इतिहास से सीख करके आने वाले समय में राज्य संचालन में उसको उपयोग में लाते हैं। इसके अलावा आ जाएंगे महत्वपूर्ण कथन या वाक्य, जो अलग अलग विद्वानों द्वारा जगह जगह पे, चाहे ग्रंथ के पुस्तकों के अंदर हो या किसी घटना के दौरान उस क्रम में प्रयोग किया गया, उन कथन को भी हम लोगों को याद रखना चाहिए, जहां से सवाल बनेगा। यानी कि अगर हम चिंतन की बात कर रहे हैं तो चिंतन में दो चीजें बड़े लेवल पे शामिल है। एक तो थॉट यानी कि चिंतन, यानी कि सिद्धांत क्या था, आइडियोलॉजी क्या थी, विचारधाराएं क्या थी, और दूसरा हो गया चिंतक, जो चिंतन कर रहे हैं, थिंकर, विचारक कौन कौन से हुए और उनके विचार क्या क्या थे। अब दो चीजों को ध्यान रखें कि जब हम प्रारंभिक रूप पे किसी आइडिया पर बात करते हैं, किसी विचार पर बात करते हैं, तो वो लगता है साधारण, लेकिन जब उस पर गहन चिंतन और अध्ययन होता है, मंथन होता है, तब वो धीरे धीरे एक विचारधारा का रूप लेता है, और वह विचारधारा जब एक बड़े मन से आपस में डिबेट के जरिए निकल करके बाहर आता है और अधिकांश लोग राज्य के उसको अनुकरण करने लगते हैं, तो वह विचारधारा उस युग का संचालक हो जाता है। तो दो विचारधाराएं हर युग में पैरेलल चलती हैं, एक जैसे कहते हैं ना, एक रूलिंग पार्टी हो गया और एक अपोजिशन हो गया। जिस दिन रूलिंग पार्टी को लोगों ने, यानी इस विचारधारा को लोगों ने स्वीकार करना, असहज महसूस करने लगे कि नहीं चाहिए, अब ये पुरानी पड़ गई, तो मेन जो सेकंड पार्टी था रूलिंग के अपोजिशन में, वो मेन में आ जाएगा और फिर ये पीछे पीछे चलेगी, और ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। और इसी का क्रमिक अध्ययन हम जो है चिंतन में, थॉट में, ऐतिहासिक घटनाक्रम के अनुसार करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं बोलूं, भारत के प्राचीन इतिहास में जब हम जाते हैं तो वैदिक काल में वैदिक धर्म ग्रंथों के अनुसार हमारे समाज का संचालन बड़े लेवल पर चलता रहा, जिसमें यज्ञ, कर्मकांड, बलि प्रथा, इन सब का बड़े लेवल पे प्रचलन मिलता रहा, समाज में देखने को मिलता है।
अब जब पशुओं की कमी होने लगी, जब तरह तरह की समस्याएं सामने आने लगी एग्रीकल्चर में, और उस जिससे जीवन का आधार डगमगा रहा हो, और हिंसा का कहीं ना कहीं एक इन पूजा पाठ या कर्म बलि वेदी के माध्यम से एक्सट्रीम रूप आने लगा, तो उस दौरान उपनिषद में एक शब्द था, अहिंसा परमो धर्म, और उस पर आधारित विचार लेकर के आ गए कौन? महात्मा बुद्ध। और महात्मा बुद्ध ने जब अहिंसा को मुख्य धारा में ला करके, और हिंसा वाली, या यूं कहें कि जो एक तरफ से हर चीज में बलि प्रथा, चाहे वो पशु की हो, 5 पशुओं की हो, नर बलि हो, या फल फ्रूट्स या इन सब की बलि हो, अनाजों की बलि हो, आहुति तो होती थी। उसके विरुद्ध एक अहिंसा का मार्ग लेकर के जब महात्मा बुद्ध आते हैं, तो एक नई विचारधारा आई सामने। अब मेन में जो था, उसको कहीं ना कहीं एक अच्छे समय तक महात्मा बुद्ध के बौद्ध आइडियोलॉजी ने उसको लीड दिया, इसको सेकेंडरी में ला दिया, और अहिंसा परमो धर्म की स्थिति चली, धम्मम शरणम गच्छामि की स्थिति बनी, सम्राट अशोक ने उसको एडॉप्ट किया, और बड़े स्तर पर बौद्ध धर्म का लेवल पे प्रचार हुआ। लेकिन कुछ समय के बाद धीरे 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 वह विचार भी कहीं ना कहीं जब लोगों के लिए अमान्य होने लगा, या कहा जाए कि उसको आउटडेटेड करने लगे, जो भी शब्द यूज करें, तब धीरे धीरे फिर क्या हुआ? वैष्णव धर्म, शैव धर्म, शाक्त धर्म फिर से सामने आता है, और जिस हिंदुइज्म की बात करते हैं वहां से फिर वो सनातन प्रथा चलने लगती है, और ऐसे करके फिर चलता रहेगा, उसकी खामियां निकल के आएंगी। फिर जब इस्लामिक अटैक होता है, फिर कुछ समय के लिए इस्लाम धर्म मेन उसमें आ जाता है, मेन स्ट्रीम में अपने लेवल से रूल करना शुरू करता है, बट सेकंड रहेगा ही रहेगा, हमेशा पोजीशन हमेशा रहेगा। करते करते कोशिश क्रिश्चियनिटी की भी प्रवेश की गई ब्रिटिशर्स के आने के बाद, और उसके अकॉर्डिंग शिक्षा पद्धति, उसके अकॉर्डिंग सारा चीज धीरे धीरे चेंज होने लगा। हमारे ट्रेडिशंस में बड़े लेवल पे रिलीजियस रिफॉर्म हुआ, धार्मिक सुधार, सामाजिक सुधार आंदोलन हुए। राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद विद्यासागर, जितने भी लोग हुए, इन सब ने अंग्रेजों के साथ मिलकर सोशल रिफॉर्म की कंडीशन लाई, और धीरे धीरे फिर परिवर्तन आया। ये चलता रहता है। यूरोप में भी ये चीजें रही। रिनेसा पीरियड से पहले जाइए डार्क एज में क्या स्थिति रही वहां तक। रिनेसा पीरियड में जब द्विधारी तलवार की कॉन्सेप्ट आता है, और फिर आगे बढ़ने के बाद जो राजा हमेशा चर्च के नीचे हुआ करता था, उस राजा को पहले तो पैरेलल खड़ा किया गया, और फिर किंग को ऊपर लेके आया गया। और ये स्थिति फिर एक समय ऐसा है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम आया, तो किंग के ऊपर जनता को रखा गया। ये दौर चलती रही, और ये विचारधाराओं का इतिहास होता है। हम राजनीतिक विचार में इन्हीं चीजों का अध्ययन करते हैं। बस होता क्या है, एक होता है शिफ्टिंग पैराडाइम ऑफ पॉलिटिकल थॉट, राजनीतिक चिंतन फलक का किस तरह से विस्थापन हुआ या आगे बढ़ता चला गया, इसका डेवलपमेंट हुआ, उसमें हम वैचारिक स्थिति पर बात करते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव एग्जाम में इन भाषणों से काम नहीं चलता। तब हम क्या करते हैं, दूसरा रुख अपनाते हैं कि किन विचारकों ने क्या विचार किस समय अंतराल में दिया। फिर हम विचारकों का क्रमिक इतिहास पढ़ते हैं। विचारकों का जब क्रमिक इतिहास पढ़ते हैं, तो विचारक कौन हुए, कहां के हुए, क्या विचार दिया, उनकी विचार का क्या प्रभाव पड़ा, और उन्होंने इस विचार को देने में कौन कौन सी रचनाएं कर डाली, क्या क्या स्टेटमेंट यूज किया। अगर मैं एक स्टेटमेंट बोलूं कि लोग अपने पिता की मृत्यु को पहले भूल जाते हैं, लेकिन विरासत में मिली संपत्ति को नहीं भूलते, ये एक स्टेटमेंट हो गया। एक राजा में शेर और शियार दोनों का गुण होना चाहिए, यानी शेर का भी गुण होना चाहिए और शियार का भी गुण होना चाहिए। ये अपने आप में एक स्टेटमेंट है। राजा को धार्मिक दिखना चाहिए, अंदर से धार्मिक होना नहीं चाहिए। ये इस तरह के स्टेटमेंट मिलते चले जाएंगे। राज्य इस धरती पर ईश्वर का विचरण है। इस तरह की जितनी भी बातें स्टेटमेंट के रूप में आएंगे,
मैं कोशिश करूंगा कि ये भी आपके पास भरमार हो उसका, कि कुछ भी ऑब्जेक्टिव आएगा आप आसानी से उसमें लगा सकते हैं और इजीली आप उसको देख सकते हैं कि आंसर सही जा रहा है। लगातार स्कोर देखेंगे पॉलिटिकल साइंस का 80%, 81%, इस बार एक बच्चा 86% भी लेके आई है। और इनको एक क्रम में चीजें जब रखी गई हैं और इन्होंने जब एफर्ट लगाया है तो आसानी से वहां चाहे स्कोर बढ़ता गया जेआरएफ का और बच्चे पीछा करते हुए उसको पाते गए। वरना देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं पॉलिटिकल साइंस में, 10 सेक्शन जब आपके सामने आता है तो लगता है कि 10 महीने में भी खत्म हो जाए वो भी बहुत है। लेकिन आखिर ऐसा क्या एक अनुभवी शिक्षक, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो, जो 8-10 वर्षों का एक अच्छा अपना इतिहास रखा है, कैसे उसको सिमटते हैं और कैसे रिजल्ट तक लेकर के जाते हैं, ये जरूर एक बार सीखने को मिलेगा। तो आज हम पश्चिमी विचारक को प्रारंभ करने से पहले विचार, विचारधारा, चिंतन, चिंतन फलक, फिलॉसफी यानी दर्शन, इन सब शब्दों से आप वाकिफ रहें कि होता क्या है। कोई भी विचार उस युग के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप ही उत्पन्न होता है। किसी भी विचार की उत्पत्ति इन सब चीजों से प्रभावित हुए बिना नहीं हो सकती। तो उस युग के बारे में ऐतिहासिक सर्वेक्षण, ऐतिहासिक जानकारी हमें जरूर होनी चाहिए। अगर ये होता है तो निश्चित रूप से आप उस युग के दर्शन को उन परिस्थितियों के अनुसार एडॉप्ट कर लेंगे, समझ लेंगे। एक चीज तो ये ध्यान रखना है, अगर पश्चिमी विचारकों का पढ़ रहे हैं तो पश्चिमी विचारकों की जो थॉट की जो प्रोसेस की जो शुरुआत हुई है वो साइंटिफिक है। वहां कहा जाता है कि वैज्ञानिक असंतोष के आधार पर पाश्चात्य दर्शन की उत्पत्ति हुई। तो कहीं ना कहीं वो एक सिस्टमेटिक नॉलेज अध्ययन करने की कोशिश करके ऑप्टिमम तक पहुंचने का प्रयास करना शुरू किए और उस प्रोसेस में ये फिलॉसफी की, ये दर्शन की उत्पत्ति होती है। राजनीतिक दर्शन में जब हम इन्हीं प्रक्रियाओं पर बात करते हैं तो जो विचारक निकल करके आते हैं हमें दिखता है कि एक सिस्टमेटिक क्रम है उनका आज तक के इतिहास का। वहीं हम जब भारतीय राजनीतिक दर्शन में आते हैं तो भारतीय राजनीतिक दर्शन जो है प्राचीन इतिहास से लेकर के आधुनिक इतिहास तक का एक ऐतिहासिक क्रम है जो सिचुएशन क्रिएट हुआ, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग बनाए गए कुछ सिद्धांत, सामाजिक नियम और उस पर ट्रेडिशंस पर आधारित थॉट प्रोसेस है, जिसको बहुत ज्यादा हम क्रमिक नहीं एक पार्टिकुलर एरा में कह सकते हैं। आधुनिक काल में जब आते हैं तो देखते हैं कि स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान हमारे वीर जवानों ने, हमारे महान पुरुषों ने अपनी जो बलि चढ़ाई, जो अपना योगदान दिया अपने जीवन का, उस जीवन संघर्ष से जो चीजें निकल के आई वही हमारे लिए राजनीतिक दर्शन का स्रोत बना। तो हम ये कभी नहीं भूल सकते कि हमने पहले जिया है, हमने पहले भुगता है, उसके बाद हमारा सिद्धांत का निर्माण हुआ है। भारतीय दर्शन, भारतीय राजनीतिक विचार पश्चिमी विचार से इस मामले में बिल्कुल भिन्न नजर आता है। तो अगर हम महात्मा गांधी के सत्याग्रह, अहिंसा या सर्वधर्म समभाव या अंतिम अंत्योदय और इन सब की जब बात करते हैं तो पहले उन्होंने इस पूरे जीवन को देखा है। इसी प्रकार से हम जिन विद्वानों का, जिन महापुरुषों का जीवन पढ़ते हैं आधुनिक भारतीय दर्शन में, भारतीय राजनीतिक विचारकों में, उनका जीवन हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए यहाँ एक ऐतिहासिक संघर्षों का अध्ययन हम भारतीय राजनीतिक विचारकों का जीवन पद्धति को करते हैं और वही हमारे लिए सिद्धांत बनता है। पश्चिमी जब हम विचारकों में जाते हैं राजनीतिक दर्शन में तो वहां पश्चिमी विचारकों का एक वैचारिक क्रम है। वो युद्ध लड़ने या स्वतंत्रता पाने के लिए कहीं गए और फिर उससे कुछ चीजें निकल के आए, ऐसा नहीं था। वहां आइडियोलॉजिकल वॉर, आइडियोलॉजिकल चेंजमेंट, आइडियोलॉजिकल टकराहट हमेशा रही है। प्राचीन काल में आइए, मध्य काल में आइए, आधुनिक काल में आइए। तो जब हम
डार्क एज यानी कि अंधकार युग से निकलते हैं, पुनर्जागरण काल में आते हैं। पुनर्जागरण काल से जब हम औद्योगिक क्रांति के काल में आते हैं, औद्योगिक क्रांति के काल से हम जब पूंजीवादी और साम्राज्यवादी काल में आते हैं, और फिर साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष के काल में आते हैं, हर समय विचारों का एक क्रमिक टकराहट सामने दिखता है और उससे निकले हुए विचारक सामने आते हैं। इसीलिए वहां से क्वेश्चन भी और वहां से आपके जो तार्किकता है राजनीतिक चिंतन का, राजनीतिक विचार का, उस पर ज्यादा ध्यान केंद्रित हमेशा किया जाता रहा है। तो इन सब चीजों पर जब हम बातचीत करते हैं तो ये बिल्कुल क्लियर कट निकल के आता है कि जब हम ऑब्जेक्टिविटी पर जाते हैं तो हमें हर उन विद्वान को, हर उन स्कॉलर को पढ़ना होता है पश्चिमी विचारकों में जिन्होंने एक प्रारंभिक राजनीतिक विचार दिया और जहां से राजनीतिक व्यवस्था, राज्य के संचालन, राजा के गुण, प्रशासनिक व्यवस्था, इन सब का एक सिस्टम उनके विचारों से निकल करके आया और आधुनिक विश्व तक वह कायम रहा। और आज भी राजनीतिक व्यवस्था में जो विश्व का एक कहा जाए कि ऑर्डर है, और कहा जाता है कि अब ऑर्डर चेंज होने की स्थिति में जो पहुंच रहा है, यहां तक का एक क्रमिक राजनीतिक चिंतन का इतिहास दिखता है। हम नेक्स्ट लेक्चर में पश्चिमी विचारकों के क्रम से जानने की कोशिश करेंगे कि कहां से पाश्चात्य राजनीतिक विचार की शुरुआत हुई, वह कौन सा रीजन था भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार जहां पर इस विचारधारा का, राजनीतिक थॉट प्रोसेस का, चिंतन प्रक्रिया का जन्म होता है, और वहां कौन से वो प्रारंभिक विद्वान थे, और फिर कैसे वहां से सुकरात हो, प्लेटो हो, अरस्तु हो, मैकियावेली हो, हॉब्स हो, लॉक हो, ऐसे करके क्रमिक रूप से हम आधुनिक के सभी विचारकों पर बारी बारी से एक एक करके अध्ययन करेंगे। थैंक यू।